तो क्या हालचाल दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज हम कोई गेम नहीं खेलने वाले, न ही किसी को रोस्ट करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उन पलों की जब इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी गलतियों का सामना किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक हादसों के बारे में। ये वो हादसे हैं जिन्होंने न सिर्फ हजारों लाखों जानें ली, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानियां सिर्फ तबाही की नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा लालच या एक मामूली सी लापरवाही कितनी भारी पड़ी एच सकती है। ये वो लम्हे हैं जब वक्त थम गया और चीखें आसमान में गूंज उठी। सोचो, एक रात आप आराम से सो रहे हो और अगली सुबह आपकी दुनिया ही बदल जाए। शहर का शहर बर्बाद हो जाए, हवा में जहर घुल जाए और अपने ही लोग आंखों के सामने दम तोड़ डर। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। आज हम उन घटनाओं की गहराइयों में उतरेंगे, उन वजहों को खंगालेंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ। हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों की नाकामी ने लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि हम इतिहास से सबक ले सकें और ऐसी गलतियों को दोबारा कभी न दोहराएं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज का सफर आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां मौत ने अपना सबसे भयानक तांडव किया था। हम भोपाल की जहरीली रात से लेकर चेरनोबिल के रेडियो एक्टिव सन्नाटे तक और टाइटैनिक के बर्फीले पानी से लेकर बेरूत के विनाशकारी धमाके तक का सफर तय करेंगे। हर एक कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्दनाक लेकिन जरूरी सफर को और जानते हैं दुनिया के 10 सबसे भयानक हादसों की कहानी, मेरी यानी पोपी मोहंता की जुबानी। बात है 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात की। भोपाल शहर, जो अपनी झीलों के लिए जाना जाता है, चैन की नींद सो रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कीटनाशक फैक्ट्री, जो शहर के बीचों बीच थी, एक टाइम बम पर बैठी थी। उस रात उस फैक्ट्री के एक टैंक से लगभग 40 टन जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। ये कोई मामूली गैस नहीं थी, ये मौत का दूसरा नाम थी। हवा के साथ मिलकर ये जहरीला बादल पूरे शहर पर छा गया। लोग अपने घरों में सो रहे थे, जब अचानक उनकी आंखों में जलन होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया और फेफड़े जैसे फटने को हो गए। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागे, लेकिन कहां, मौत तो हवा में थी। सड़कें लाशों से पट गईं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुछ हजार लोग मारे गए, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। कहा जाता है कि पहले कुछ ही घंटों में 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोग इस जहर की चपेट में आए। ये हादसा सिर्फ एक लापरवाही का नतीजा नहीं था, बल्कि लालच और अनदेखी की एक लंबी कहानी का अंत था। फैक्ट्री के सेफ्टी सिस्टम सालों से खराब पड़े थे, अलार्म काम नहीं कर रहे थे, टैंक का कूलिंग सिस्टम बंद था और जो सुरक्षा उपाय होने चाहिए थे, वो लागत बचाने के चक्कर में हटा दिए गए थे। कंपनी को सब पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें अपनी बैलेंस शीट की चिंता इंसानी जानों से ज्यादा थी। ये सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, ये एक नरसंहार था जिसे रोका जा सकता था। आज भी इतने सालों बाद भोपाल की हवा में उस रात का जहर घुला हुआ है। जो लोग बच गए वो आज भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी अपंग पैदा हो रही हैं। भोपाल की गलियों में आज भी उन चीखों की गूंज सुनाई देती है। ये त्रासदी हमें एक कड़वा सबक सिखाती है कि जब मुनाफे को इंसानियत से ऊपर रखा जाता है, तो तबाही निश्चित होती है। भोपाल आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। अब चलते हैं साल 1986 में, सोवियत संघ के यूक्रेन में। यहां एक शहर था प्रिप्यात, जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारियों के लिए बसाया गया था। 26 अप्रैल की रात इस प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन ये टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु तबाही की वजह बन गया। डिजाइन में खामियां और ऑपरेटरों की गलतियों के कारण रिएक्टर में एक के बाद एक 2 जबरदस्त धमाके हुए। रिएक्टर की छत उड़ गई और रेडियो एक्टिव पदार्थों का एक विशाल बादल आसमान में फैल गया।
जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 400 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। धमाके के तुरंत बाद प्लांट के कर्मचारी और फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए दौड़े। उन्हें पता भी नहीं था कि वो मौत की तरफ भाग रहे हैं। वो जिस हवा में सांस ले रहे थे वो जानलेवा रेडिएशन से भरी थी। इनमें से ज्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में भयानक तरीके से मर गए। सोवियत सरकार ने पहले तो इस हादसे को दुनिया से छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब स्वीडन में रेडियो एक्टिव बादल पकड़े गए तो उन्हें सच कबूल करना पड़ा। प्रिपरियात शहर को खाली करा लिया गया। 50,000 लोगों को अपना घर बार हमेशा के लिए छोड़ देना पड़ा। आज प्रिपरियात एक भूतिया शहर है जहां वक्त 1986 में ही थम गया है। इस हादसे का असर सिर्फ चेरनोबिल तक सीमित नहीं रहा। रेडियो एक्टिव बादल हवा के साथ पूरे यूरोप में फैल गया। लाखों एकड़ जमीन जहरीली हो गई, फसलें बर्बाद हो गईं और लाखों लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ा। कैंसर, थायराइड और दूसरी गंभीर बीमारियों के मामले कई गुना बढ़ गए। इस तबाही को रोकने और साफ सफाई के काम में 6 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता है। इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर दुनिया को एक और बड़ी तबाही से बचाया, लेकिन उनमें से कई को इसकी कीमत अपनी जान और सेहत से चुकानी पड़ी। चेरनोबिल आज भी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। यह हमें परमाणु ऊर्जा के खतरों और इंसानी अहंकार की याद दिलाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चेरनोबिल का इलाका अगले 20,000 सालों तक इंसानों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। यह एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। यह हादसा हमें सिखाता है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेकाबू हो गई तो पूरी इंसानियत को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। साल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकला। इस पर दुनिया के सबसे अमीर लोग सवार थे जो इतिहास बनाने का हिस्सा बनना चाहते थे। जहाज पर हर तरह की लग्जरी मौजूद थी, स्विमिंग पूल, जिम, शानदार रेस्टोरेंट। इसे बनाने वालों ने दावा किया था कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि प्रकृति के सामने इंसान का घमंड हमेशा छोटा पड़ जाता है। 14 अप्रैल की रात जहाज अपनी पूरी रफ्तार से अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात के 11:40 पर जहाज के निगरानी दल को सामने एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत कप्तान को सूचित किया और जहाज को मौदाहने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे उसके निचले हिस्से में कई छेद हो गए। न डूबने वाले जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। लोगों में पहले तो कोई घबराहट नहीं थी, उन्हें यकीन था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जहाज एक तरफ झुकने लगा तो मौत का असली डर सामने आया। चीख पुकार मच गई। सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक यह थी कि जहाज पर जितने लोग सवार थे उतने लोगों के लिए लाइफ बोट्स ही नहीं थी। नियमों के हिसाब से तो सब ठीक था, लेकिन नियम पुराने थे और जहाज बहुत बड़ा। जो लाइफ बोट्स थीं भी, उन्हें भी हड्डबद्दी में आधा अधूरा भरकर ही पानी में उतारा गया। पहले महिलाएं और बच्चे का नियम लागू किया गया, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि कई परिवार बिछड़ गए। जहाज धीरे धीरे पानी में समाता जा रहा था। रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। उस रात 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ज्यादातर लोग जहाज डूबने से नहीं, बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मरे। ये हादसा सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने की कहानी नहीं है, ये इंसानी घमंड, लापरवाही और अपर्याप्त सुरक्षा नियमों की कहानी है। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और समुद्री सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव लाए गए। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमें प्रकृति का सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। 11 मार्च 2011 जापान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 9.0 थी। इस भूकंप ने एक भयानक सुनामी को जन्म दिया, जिसकी लहरें 40 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थीं। ये लहरें जापान के पूर्वी तट से टकराईं
और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। शहर के शहर पानी में डूब गए, हजारों लोग मारे गए या लापता हो गए। लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। इस सुनामी ने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये चेरनोबिल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना बनने वाली थी। सुनामी की लहरों ने प्लांट के इमरजेंसी जनरेटरों को डुबो दिया, जो रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए जरूरी थे। कूलिंग सिस्टम फेल होते ही प्लांट के 3 रिएक्टरों के कोर पिघलने लगे, जिसे न्यूक्लियर मेल्टडाउन कहते हैं। अगले कुछ दिनों में इन रिएक्टरों में हाइड्रोजन गैस बनने से कई धमाके हुए, जिनसे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा और समुद्र में फैल गया। सरकार ने तुरंत प्लांट के 20 किलोमीटर के दायरे को खाली करने का आदेश दिया और लगभग 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। यह हादसा एक प्राकृतिक आपदा और इंसानी गलती का मिला-जुला नतीजा था। प्लांट को बनाते समय सुनामी के इतने बड़े खतरे का अंदाजा नहीं लगाया गया था। सेफ्टी दीवारों की ऊंचाई कम थी और इमरजेंसी सिस्टम एक ही जगह पर थे, जो उन्हें सुनामी के प्रति असुरक्षित बनाता था। प्लांट को चलाने वाली कंपनी टेपको पर भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने और खतरों को कम आंकने के आरोप लगे। इस हादसे ने एक बार फिर दुनिया को परमाणु ऊर्जा के अंतर्निहित जोखिमों की याद दिलाई। फुकुशिमा का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। लाखों टन रेडियो एक्टिव पानी आज भी प्लांट में जमा है, जिसे समुद्र में छोड़ने को लेकर विवाद चल रहा है। आसपास का इलाका आज भी वीरान है और लोगों को नहीं पता कि वो कभी अपने घरों में लौट पाएंगे या नहीं। फुकुशिमा हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति की शक्ति को चुनौती देने वाली टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रथम विश्व युद्ध का समय था, साल 1917। कनाडा का हैलिफैक्स शहर एक व्यस्त बंदरगाह था, जहां से सैनिकों और सामान को यूरोप भेजा जाता था। 6 दिसंबर की सुबह एक फ्रांसीसी मालवाहक जहाज एसएस मोंट ब्लांक बंदरगाह में दाखिल हो रहा था। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ बम था। इस पर 2900 टन से ज्यादा विस्फोटक लदे हुए थे, जिसमें टीएनटी, पिक्रिक एसिड और गनकॉटन शामिल थे। ये जहाज फ्रांस में युद्ध के लिए विस्फोटक ले जा रहा था। उसी समय बंदरगाह से एक नॉर्वेजियन जहाज एसएस इमो निकल रहा था। गलतफहमी और सिग्नल की गड़बड़ी के कारण दोनों जहाज एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर ज्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन मोंट ब्लैंक के डेक पर रखे पेंजोल के बैरल गिर गए और उनमें आग लग गई। आग तेजी से जहाज पर फैलने लगी। मोंट ब्लैंक का क्रू जानता था कि जहाज पर क्या है और वो अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़कर भाग गए। उन्होंने किनारे पर लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय लोग बंदरगाह पर इकट्ठा होकर जलते हुए जहाज का तमाशा देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी मौत को देख रहे हैं। सुबह 9:04 पर मोंट ब्लैंक में एक भयानक विस्फोट हुआ। यह परमाणु बम के आविष्कार से पहले इंसान द्वारा किया गया सबसे बड़ा विस्फोट था। विस्फोट ने 2.9 किलोटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा छोड़ दी। इसने एक पल में पूरे रिचमंड जिले को उड़ा दिया। 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इमारत नहीं बची। विस्फोट से एक सुनामी पैदा हुई, जिसने बचे खुचे शहर को भी तबाह कर दिया। जहाज के टुकड़े मीलों दूर तक जाकर गिरे। लगभग 2000 लोग तुरंत मारे गए और 9000 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई अंधे हो गए, क्योंकि वो विस्फोट को देख रहे थे। इस हादसे ने हैलिफैक्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू हुए, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि सब कुछ कम पड़ डच गया। अगले दिन एक बर्फीले तूफान ने हालात को और भी बदतर बना दिया। हैलिफैक्स विस्फोट युद्ध के समय में हुई एक भयानक त्रासदी थी, जो जहाजों की आवाजाही में हुई एक छोटी सी गलती का नतीजा थी। यह हमें सिखाता है कि कैसे खतरनाक सामानों के परिवहन में जरा सी भी लापरवाही एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। 30 जून 1908 की सुबह रूस के साइबेरिया के एक दूर दराज इलाके टंगुस्का नदी के पास आसमान में एक भयानक घटना घटी। स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे, जब अचानक आसमान एक दूसरे सूरज की तरह रोशन हो गया। इसके कुछ ही पलों बाद एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ।
जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके की शॉक वेव इतनी शक्तिशाली थी कि उसने 2150 वर्ग किलोमीटर के इलाके में खड़े 8 करोड़ पेड़ों को माचिस की तीलियों की तरह गिरा दिया। ये इलाका दिल्ली के साइज से भी बड़ा था। इस घटना के चश्मदीद गवाहों ने बताया कि उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा था जो तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। धमाके की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोगों के कपड़ों में आग लग गई, जो घटना स्थल से 60 किलोमीटर दूर थे। कई दिनों तक यूरोप और एशिया में रातें भी दिन की तरह रोशन रहीं, क्योंकि विस्फोट से निकले धूल के कण वायुमंडल में फैल गए थे। लोग रात में बिना लाइट के अखबार पढ़ सकते थे। ये घटना इतनी रहस्यमयी और भयानक थी कि लोग इसे प्रलय का दिन समझने लगे। क्योंकि यह इलाका बहुत दूर और वीरान था, इसलिए इस घटना की जांच करने के लिए पहला अभियान लगभग 20 साल बाद 1927 में भेजा गया। वैज्ञानिकों को यह देखकर हैरानी हुई कि विस्फोट वाली जगह पर कोई गड्ढा नहीं था। पेड़ गिरे हुए थे, लेकिन उनका तना विस्फोट के केंद्र की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे किसी ने उन्हें ऊपर से धक्का दिया हो। इससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो भी चीज थी वो जमीन से टकराने से पहले ही हवा में लगभग 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गई थी। आज तक टंगुस्का विस्फोट का सटीक कारण एक रहस्य बना हुआ है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि यह एक छोटे एस्टेरॉयड या धूमकेतु का टुकड़ा था जो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर फट गया। ये घटना हमें एक गंभीर चेतावनी देती है। अगर यह विस्फोट किसी बड़े शहर जैसे मॉस्को या लंदन के ऊपर हुआ होता तो लाखों लोग मारे जाते और इतिहास बदल जाता। टंगुस्का हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के प्रति कितना असुरक्षित है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि यह आफत एक वीरान जगह पर आई। 1930 का दशक एयरशिप यानी हवाई जहाजों का सुनहरा दौर था और इन हवाई जहाजों का राजा था जर्मनी का LZ-129 हिंडनबर्ग। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। 800 फीट से भी ज्यादा लंबा, यह आज के बोइंग 747 से 3 गुना बड़ा था। यह हवा में तैरने वाला एक लग्जरी होटल था जिसमें डाइनिंग रूम, लाउंज और सोने के लिए केबिन बने हुए थे। ये अटलांटिक महासागर के पार यात्रा करने का सबसे तेज और सबसे शानदार तरीका माना जाता था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसे उड़ाने के लिए हीलियम की जगह अत्यधिक ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया था। 6 मई 1937 को हिंडेनबर्ग जर्मनी से उड़ान भरकर अमेरिका के न्यू जर्सी में लिकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन पर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। जहाज पर 97 लोग सवार थे। जमीन पर पत्रकार और कैमरामैन इस ऐतिहासिक पल को कैद करने के लिए मौजूद थे। मौसम थोड़ा खराब था और लैंडिंग में देरी हो रही थी। शाम 7:25 पर जब एयरशिप लैंडिंग टावर के पास पहुंचा तो अचानक उसके पिछले हिस्से में एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते हाइड्रोजन से भरे इस विशाल गुब्बारे ने आग पक डट ली। आग अविश्वसनीय तेजी से फैली। महज 34 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा एयरशिप एक आग के गोले में तब्दील होकर जमीन पर आ गिरा। यह भयानक दृश्य कैमरों में लाइव रिकॉर्ड हो गया। रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिसन की कांपती हुई आवाज में की गई कमेंट्री, "ओ द ह्यूमैनिटी", इतिहास में अमर हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए जहाज से नीचे कूद रहे थे। ये एक भयावह नजारा था जिसे पूरी दुनिया ने देखा और सुना। इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई, 13 यात्री, 22 क्रू मेंबर और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई। हिंडेनबर्ग की तबाही ने एयरशिप उद्योग पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। लोग अब इन तैरते हुए बमों में सफर करने से डरने लगे थे। हादसे के असल कारण पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग इसे स्थैतिक बिजली का नतीजा मानते हैं तो कुछ इसे जानबूझकर की गई साजिश बताते हैं। लेकिन एक बात साफ थी, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा खतरा था। हिंडनबर्ग की जलती हुई तस्वीर टेक्नोलॉजी की सीमाओं और इंसानी महत्वाकांक्षा के खतरों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। 20 अप्रैल 2010 मेक्सिको की खाड़ी में डीप वाटर होराइजन नाम का एक विशाल तेल का कुआं समुद्र की गहराइयों से तेल निकाल रहा था।
ये अल्ट्रा डीप सी ड्रिलिंग की टेक्नोलॉजी का एक नमूना था। उस रात कुएं में मीथेन गैस का एक बुलबुला तेजी से ऊपर आया और रिग पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद रिग पर आग लग गई जो 2 दिनों तक जलती रही। इस हादसे में 11 कर्मचारियों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। लेकिन यह तो बस एक बड़ी तबाही की शुरुआत थी। 2 दिन बाद जलता हुआ रिग समुद्र में डूब गया और जिस पाइप से तेल निकाला जा रहा था वह टूट गया। अब समुद्र की सतह से 1.5 किलोमीटर नीचे एक खुले पाइप से कच्चा तेल सीधे समुद्र में बहने लगा। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री तेल रिसाव बन गया। अगले 87 दिनों तक लगातार तेल समुद्र में बहता रहा। इसे रोकने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस लीक को बंद नहीं कर पा रही थी। आखिरकार 15 जुलाई को इस पर किसी तरह काबू पाया गया। इस दौरान लगभग 49 लाख बैरल यानी 78 करोड़ DH लीटर कच्चा तेल मेक्सिको की खाड़ी में फैल चुका था। इसने 1,80,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री इलाके को प्रदूषित कर दिया। तेल की मोटी परत ने समुद्री सतह को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। इसने हजारों समुद्री जीवों जैसे डॉल्फिन, कछुए, पक्षियों और मछलियों को मार डाला। पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम तबाह हो गया। इस तेल ने खाड़ी के किनारों पर बसे राज्यों के समुद्र तटों को भी काला कर दिया, जिससे मछली पकड़ने और पर्यटन उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। यह हादसा कई सुरक्षा चूकों और गलत फैसलों का नतीजा था। कुएं को सील करने के लिए इस्तेमाल किया गया सीमेंट का काम ठीक से नहीं हुआ था और ब्लोआउट प्रिवेंटर, जो ऐसे हादसों को रोकने के लिए आखिरी सेफ्टी डिवाइस होता है, उसने भी काम नहीं किया। तेल कंपनी BP पर लागत में कटौती करने और सुरक्षा को नजरअंदाज करने के गंभीर आरोप लगे। डीप वाटर होराइजन हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा के लिए हमारी भूख पर्यावरण के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है और जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसकी कीमत कितनी भयानक होती है। अब चलते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका। 24 अप्रैल 2013 की सुबह सावर इलाके में स्थित राणा प्लाजा नाम की एक 8 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में हजारों मजदूर काम करने के लिए आए थे। इस बिल्डिंग में कई गारमेंट फैक्ट्रियां, एक बैंक और दुकानें थीं। ये मजदूर दुनिया के बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के लिए कपड़े सिलते थे। एक दिन पहले ही बिल्डिंग की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें देखी गई थीं और इंजीनियरों ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था। नीचे की दुकानों और बैंक को बंद कर दिया गया था, लेकिन गारमेंट फैक्ट्रियों के मालिकों ने मजदूरों को काम पर आने के लिए मजबूर किया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो नहीं आए तो उनकी महीने भर की तनख्वाह काट ली जाएगी। सुबह 9 बजे के करीब जब हजारों मजदूर काम कर रहे थे, पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बचा रहा। यह एक भयावह मंजर था। चारों तरफ धूल, मलबा और इंसानी चीखों का शोर था। यह हादसा आधुनिक इतिहास की सबसे घातक स्ट्रक्चरल फेलियर दुर्घटना थी। मलबे के नीचे हजारों लोग जिंदा दफन हो गए। बचाव कार्य तुरंत शुरू हुआ, जिसमें सेना, फायर सर्विस और हजारों आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने हाथों से मलबा हटाकर लोगों को निकालने की कोशिश की। अगले कई हफ्तों तक चले बचाव अभियान में दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई। लोगों को कई दिनों बाद मलबे से जिंदा निकाला गया, लेकिन हर जिंदा निकले इंसान के साथ दर्जनों लाशें भी निकल रही थीं। इस हादसे में 1134 से ज्यादा लोग मारे गए और 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई हमेशा के लिए अपंग हो गए। ज्यादातर मरने वाले और घायल होने वाले युवा मजदूर थे, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी। जांच में पता चला कि इस तबाही के पीछे सिर्फ और सिर्फ लालच था। बिल्डिंग को अवैध रूप से बनाया गया था, इसमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था और कमर्शियल बिल्डिंग पर औद्योगिक जनरेटरों का भारी बोझ डाल दिया गया था, जिनके कंपन ने स्ट्रक्चर को और कमजोर कर दिया। बिल्डिंग के मालिक और फैक्ट्री मालिकों ने जानबूझकर सभी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। राणा प्लाजा हादसा फास्ट फैशन इंडस्ट्री के उस काले सच को दुनिया के सामने ले आया, जहां सस्ते कपड़े की कीमत गरीब मजदूर अपनी जान देकर चुकाते हैं। 4 अगस्त 2020
लेबनान की राजधानी बेरूत के लोग एक आम शाम गुजार रहे थे। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे शहर को नहीं पता था कि उन पर एक और कयामत टूटने वाली है। शाम 6 बजे के करीब बेरूत के बंदरगाह पर स्थित एक वेयर हाउस में पहले एक छोटा धमाका हुआ और आग लग गई। लोग अपने घरों की बालकनियों से इसका वीडियो बनाने लगे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ ही सेकंड बाद एक दूसरा महाविनाशकारी धमाका हुआ। यह इतिहास के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटों में से एक था। इस धमाके ने एक मशरूम के आकार का बादल बनाया जो परमाणु बम जैसा दिखता था और एक सोनिक बूम पैदा किया जिसकी आवाज 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक सुनाई दी। धमाके की शॉक वेव ने एक पल में बंदरगाह को तबाह कर दिया और शहर के एक बड़े हिस्से को मलबे में बदल दिया। शीशे टूटकर मिसाइल की तरह लोगों को लगे, इमारतें ढह गईं और सड़कों पर गादियां खिलौनों की तरह पलट गईं। शहर का मंजर ऐसा था जैसे किसी ने उस पर बम गिरा दिया हो। इस महाविनाश में 218 से ज्यादा लोग मारे गए, 7,000 से ज्यादा घायल हुए और 3 लाख लोग बेघर हो गए। बेरूत का हर कोना इस तबाही से प्रभावित हुआ। जांच में जो बात सामने आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भयानक लापरवाही का नतीजा था। बंदरगाह के वेयर हाउस नंबर 12 में पिछले 6 सालों से 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। यह वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल खाद और बम बनाने दोनों में होता है। अधिकारियों को इसके खतरे के बारे में पता था, लेकिन इसे हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यह हादसा लेबनान में फैले भ्रष्टाचार, लापरवाही और सरकारी नाकामी का एक जीता जागता सबूत था। सालों से कस्टम अधिकारी और जज एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और यह टाइम बम शहर के दिल में टिक टिक करता रहा। बेरूत का धमाका हमें एक दर्दनाक सबक सिखाता है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही सिर्फ पैसे या सिस्टम को ही नहीं खाती, बल्कि वो इंसानी जानों को भी निगल जाती है। एक खूबसूरत शहर जो पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहा था, उसे कुछ लोगों की नाकामी ने खंडहर में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे भयानक त्रासदियों की कहानियां। भोपाल की जहरीली हवा से लेकर बेरूत के धमाके तक, हर हादसे के पीछे एक ही कहानी छुपी है, इंसानी गलती, लालच और लापरवाही की। ये घटनाएं हमें चीख चीख कर बताती हैं कि जब हम सुरक्षा को, नियमों को और सबसे बढ़कर इंसानी जिंदगी की कीमत को नजरअंदाज करते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ आंखदेह नहीं है, ये उन लाखों लोगों की जिंदगियों की कहानियां हैं जो एक पल में खत्म हो गईं। उन परिवारों की दास्तां हैं जो एक झटके में बिखर गए। इन हादसों से हमें यह सीख मिलती है कि सुरक्षा में कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे वो एक फैक्ट्री हो, एक जहाज हो, एक पावर प्लांट हो या फिर एक सरकारी गोदाम। नियम और कानून हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं और जब उन्हें तोड़ा जाता है तो ऐसी ही तबाही होती है। हमें सवाल पूछने होंगे, हमें जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना होगा ताकि इतिहास की ये भयानक गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं। हमें याद रखना होगा कि तरक्की का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हर एक इंसान की सुरक्षा भी है। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद आपको उदास करना नहीं, बल्कि जागरूक करना था, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां मुनाफे से ज्यादा इंसानी जान की कीमत हो, जहां लापरवाही की कोई जगह न हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।